हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी के सामने उपस्थित हूं अपनी जीएस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके, जिसका नाम है इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन। ये हमारी जीएस सीरीज का कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 9। और इस टॉपिक नंबर 9 में हम एक और करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेके आए हैं। हम एक और करंट अफेयर के टॉपिक लास्ट क्लास में हमने जो जीएस का टॉपिक 8 जो हमारी सीरीज का 8वां क्लास था, वीडियो था, इसमें हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP 28 को डिस्कस किया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है करंट अफेयर्स में, और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसमें मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। साथ ही साथ भारत के स्पेस मिशंस और भारत में कौन कौन से हमारी इसरो के पास रॉकेट्स हैं, इसरो किस तरीके से बहुत तेज़ी से दुनिया में अपना नाम कमा रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमें एक बहुत बड़ी स्पेस पावर बना रही है, किस तरीके से हमारे रॉकेट्स काम कर रहे हैं, क्या फ्यूचर मिशन हैं, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले ह्यूमन स्पेस मिशन। पहला ह्यूमन स्पेस मिशन का मतलब है भारत की इसरो, भारत की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी ये? 1969 में इसका स्थापना हुई थी। कब बनी थी? इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में स्पेस तकनीक के जनक, भारत में स्पेस अंतरिक्ष है ना, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, इसको स्पेस टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो और स्पेस प्रोग्राम भी कहते हो। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया नाम है विक्रम साराभाई जी। नाम सुना होगा आपने, विक्रम साराभाई। ये हमारे बहुत फेमस ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से यहां पे अगर लिखना चाहो, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत को बैलिस्टिक मिसाइल में आत्मनिर्भर बनाया। किसी दिन उस टॉपिक को भी लेके आएंगे, कौन कौन सी भारत में कौन कौन सी मिसाइल्स होती हैं, कौन कौन सी मिसाइल्स इंडिया के पास हैं। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को बोला जाता है भारत के ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। है क्या, फैक्ट क्या है? 2024 में, ये 2022 में अनाउंस किया गया था, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं हो पाई, बीच में कोविड आ गया, तो 2022 में अनाउंस किया था प्रधानमंत्री जी ने कि हम 2022 में पहली बार इसरो क्या भेजेगी? ह्यूमन स्पेस मिशन भेजेगी। कहां पर? अंतरिक्ष में। क्लियर है? लेकिन वो अब कब भेजा जाएगा? इसरो ने अनाउंस किया कि हम कब भेजेंगे? 2024 में। याद रखना, ये फोटो आपको पता है, इनका नाम है राकेश शर्मा। आप जानते हो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं ये राकेश शर्मा जी, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस में गए हैं। लेकिन इन्हें भेजा किसने था? इन्हें भेजा था USSR, सोवियत यूनियन, जिसका लीडर था रसिया। इसने भेजा था, कहां भेजा था? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसमें भेजा था। डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस किस का है, और अभी वर्तमान में दूसरा स्पेस स्टेशन किसने बना लिया है? चाइना ने बनाया, उसका भी डिस्कस करेंगे। और इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम कब तक खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे। तो ये राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्हें USSR, रसिया की स्पेस एजेंसी ने इस ISS में भेजा था। लेकिन ये भारत का पहला स्पेस मिशन है। क्यों? क्योंकि भारत की हमारी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, ये खुद इसरो लॉन्च कर रही है, इसरो भेज रही है पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, और जिसमें हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, 3 अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे। और इसमें एक महिला होगी, एक महिला अंतरिक्ष यात्री, एक फीमेल एस्ट्रोनॉट और 2 मेल एस्ट्रोनॉट, 3 लोग जाएंगे, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगी 2024 में। और अभी आपको पता होगा अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के
जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, नासा के चीफ हैं, वो भारत आए थे, अभी कुछ दिन पहले विजिट की थी, और उन्होंने ये बोला था, वो ये प्रॉमिस करके गए, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि नासा भारत के इस ह्यूमन स्पेस मिशन में सहायता करेगा। तो रसिया भी इस ह्यूमन स्पेस मिशन में सहायता कर रहा है, नासा भी करेगा, फ्रांस भी सहायता कर रहा है। क्लियर है? ये पूर्णतः स्वदेशी मिशन होगा, इनकी थोड़ी थोड़ी सहायता ली जाएगी। स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए तमाम तरीके, क्योंकि इन एजेंसियों के पास क्या है, अपने खुद के एक्सपीरियंस हैं, नासा के पास भी, और रसिया की रोसकॉसमोस, रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉसमोस। ये दुनिया की दो बहुत पावरफुल स्पेस एजेंसियां हैं, नासा अमेरिका की, रोसकॉसमोस रसिया की। अगला देखिए, यहां पे लिखा है 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, इसमें एक महिला यात्री होगी। इंडिया का फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री भारत के कौन थे? राकेश शर्मा थे, जिन्हें किसने भेजा था? मैंने लिख दिया, सोवियत यूनियन, रसिया ने भेजा था। और कहां? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इस बार भी कहां जाएंगे ये 3 अंतरिक्ष यात्री? अभी जाएंगे ISS में ही जाएंगे। आगे डिस्कस करेंगे ISS के अलावा और क्या क्या चीजें हो रही हैं इस फील्ड में। इसरो कब बना? 1969 में, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। किसने बनाया? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के लीडरशिप में बना। अगर मैं स्पेस रॉकेट की बात करूं, है ना, जिसको कहते हैं स्पेस रॉकेट या लॉन्च व्हीकल, स्पेस रॉकेट या लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं, जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो भारत के अगर लॉन्च व्हीकल की बात करूं तो भारत में इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले इनिशियल लेवल पे साउंडिंग रॉकेट हुआ करते थे। इनिशियल लेवल पे क्या थे? साउंडिंग रॉकेट थे। ये सॉलिड फ्यूल पर आधारित थे, सॉलिड फ्यूल वाले थे, जिनकी रेंज बहुत कम थी। जो सबसे इनिशियल लेवल के हमारे पास रॉकेट थे, जिनकी कैपेसिटी बहुत कम हुआ करती थी। फर्स्ट जनरेशन के रॉकेट कह सकते हो। इससे जो है भारत के शुरुआती भेजे गए क्या, जो इस सैटेलाइट्स हैं उनको भेजा गया। उसके बाद भारत ने, इसरो ने अपना दूसरा सेकंड जनरेशन, इसको फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन बनाया, जिसका नाम था ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो बनाया ये भी क्या था? सॉलिड फ्यूल बेस्ड था। इसके बाद आया थर्ड जनरेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे, PSLV, थर्ड जनरेशन रॉकेट। बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट, भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसरो का रॉकेट है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 4 स्टेज है, 4 स्टेज हैं इसमें, 4 स्टेजेस वाला है। देखिए, आप देख सकते हो 4 स्टेज। जो फ्यूल है, इसके फ्यूल टैंक हैं, इस तरीके से है। ये जो रॉकेट है इस तरीके से है, ये रॉकेट है, और इसकी 4 स्टेजेस हैं फ्यूल की। पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड फ्यूल है, तीसरा फिर सॉलिड है, चौथा लिक्विड है। इस तरीके से 4 स्टेजेस हैं, और इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है और लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाता है। क्लियर है? ये भारत का सबसे एडवांस, सबसे इस समय लोअर ऑर्बिट में जाना है, कम ऊंचाई पे जाना है, तो सबसे एडवांस व्हीकल है भारत का PSLV, और उसकी सक्सेस रेट दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। सबसे हैवी व्हीकल तो इस समय GSLV है, लेकिन इस समय लोअर अगर ऑर्बिट में जाना है या कम ऊंचाई पे जाना है तो सबसे एडवांस और सबसे हाई एक्यूरेसी वाला दुनिया का PSLV, भारत का थर्ड जनरेशन इसरो का। 4 स्टेज, सॉलिड और लिक्विड स्टेज 4 हैं। सबसे पहला, हमेशा पहला सॉलिड ही होगा। क्यों? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है साइंस में, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, जो स्पेस रॉकेट होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, वो किस रिएक्शन के द्वारा, किस न्यूटन के किस रूल के द्वारा क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है इनको ऊपर ले जाने में, न्यूटन का थर्ड लॉ काम आता है। तीसरा नियम आपको पता है, एक्शन और रिएक्शन का नियम। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन का नियम है ना। जितना रॉकेट नीचे थ्रस्ट मारेगा, पृथ्वी की सतह उस पर उतना ही थ्रस्ट मारेगी। तो हमेशा रॉकेट का पहला स्टेज जो फ्यूल का होता है वो सॉलिड होता है, क्योंकि सॉलिड का थ्रस्ट सबसे ज्यादा होता है।
तो आपने देखा होगा जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है तो नीचे बहुत तेजी से आग फेंक रहा होता है। वो आग जो है वो थ्रस्ट क्रिएट कर रही होती है, पहले पृथ्वी की सतह पे क्रिएट करती है, तो उल्टा पृथ्वी उस पर क्या करेगी, एक्शन का रिएक्शन करेगी और तेजी से ऊपर जाएगा। और फिर जैसे जैसे स्पेस में जाता है, जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर से थ्रस्ट क्रिएट कराता है, क्योंकि नीचे वो जो चीज जल रही होती है फ्यूल, वो नीचे से थ्रस्ट पैदा करता है, तो उतना ही थ्रस्ट जो एटमॉस्फेयर है उस पर मारता है और तेजी से रॉकेट आगे चला जाता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ इसमें यूज होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चौथा रॉकेट, तो PSLV भारत का क्या है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे PSLV थर्ड जनरेशन, बहुत एडवांस व्हीकल है भारत का, और ये यूज होता है जब लाइट वेट, कम वजनी, जब आपको लाइट वेट सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट में ले जाना है, तब इसका यूज होता है। और हैवी वेट सैटेलाइट है, अगर बहुत भारी वजनी सैटेलाइट है, उसके लिए अगर लोअर ऑर्बिट में ले जाना है, लोअर ऑर्बिट मतलब कम ऊंचाई पर है ना, हायर ऑर्बिट मतलब अधिक ऊंचाई वाली कक्षा, लोअर ऑर्बिट मतलब कम ऊंचाई वाली कक्षा में, तो इसका यूज होता है PSLV थर्ड जनरेशन, 4 स्टेज वाला है ना, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। नाउ नेक्स्ट, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे चर्चा में और स्पेस मिशन जिससे जाएगा, GSLV, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम दिया है इसरो ने फैट बॉय, इसरो के साइंटिस्ट ने जिसका नाम दिया है फैट बॉय या बाहुबली। भारत का सबसे वजनी सैटेलाइट है ये, और इसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है मैं यहां लिख देता हूं, जो GSLV है, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, ये 3 स्टेज है और ये भारत का एकमात्र अभी तक का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से यूज किया गया है। इसमें पहली स्टेज सॉलिड स्टेज है, दूसरी लिक्विड स्टेज है और तीसरी क्रायोजेनिक स्टेज है। अच्छा, लिक्विड फ्यूल को जलाने के लिए, आपको सॉलिड फ्यूल को जलाने के लिए कोई इंजन नहीं चाहिए, सीधे कंबक्शन हो जाता है आग लगाने पर। लिक्विड फ्यूल के लिए आपको जलाना है तो इंजन चाहिए होगा, तो लिक्विड फ्यूल के लिए जो इसरो इंजन का यूज करती है उसका नाम है विकास इंजन। कौन सा नाम है, विकास इंजन। तो इसरो का जो विकास इंजन है वो लिक्विड फ्यूल के लिए यूज होता है। क्रायोजेनिक स्टेज है, तो भारत का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV है जिसमें क्रायोजेनिक स्टेज है, और ये भारत का सबसे हैवी वेट है, सबसे मोस्ट हैवी वेट लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट है, इसीलिए इसका नाम बाहुबली या फैटबॉय रखा गया है। और इसका यूज होता है, जो हैवी वेट सैटेलाइट होते हैं, फ्यूचर के मिशन यही काम आएगा। चंद्रयान 3 इसी से गया है, मंगलयान 2 इसी से जाएगा, और दूसरा ह्यूमन स्पेस मिशन भी इसी से। हैवी वेट सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट में पहुंचाता है। हायर ऑर्बिट में पहुंचाने के काम आता है। क्लियर है, ये है GSLV। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी किसी भी इंजन को बहुत तेजी से अगर स्पीड देना है और बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है तो उसको लिए क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ये इसके फ्यूल होते हैं। -183 डिग्री सेल्सियस पर और -253 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिक्विड रखा जाता है। इस टेम्परेचर को क्रायो टेम्परेचर कहते हैं।
और इस टेम्परेचर पर जो फ्यूल होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है और बहुत एडवांस कैलोरिफिक वैल्यू वाला फ्यूल हो जाता है, बहुत हाई एनर्जी देता है, बहुत हाई थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे सैटेलाइट्स को आप बहुत लंबी बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हो और बहुत हैवी सैटेलाइट्स को ले जा सकते हो। तो ये है हमारा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। दुनिया में जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाले कंट्री हैं जिनके पास है, 4 कंट्री हैं दुनिया में। पहला अमेरिका, पहला अमेरिका है, दूसरा रसिया है, तीसरा चाइना है, चौथा इंडिया। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। ओके, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाला कौन सा देश बन गया है भाई? करेक्ट करना है इसको, चौथा नहीं, छठा देश बन गया है ना, क्योंकि इसमें जापान के पास भी है और फ्रांस के पास भी है। तो भारत छठा देश बन गया है जिसने क्या किया है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, खुद की स्वदेशी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप की है। छठा देश बन गया इंडिया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाला, जिसके पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन है। नेक्स्ट, अगर मैं स्पेस मिशंस की बात करूं तो 3 प्रकार के मिशन होते हैं। पहला ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मतलब अगर कोई प्लेनेट है तो पहले, अगर कोई प्लेनेट है तो उसके पहले किस में जाया जाएगा? ऑर्बिट में जाया जाएगा। भाई आपको कहीं पे सीधे जाना है तो पहले उसके आसपास की सराउंडिंग्स का पता लगाया जाता है। तो जाता क्या है इस, और अगर ये कोई प्लेनेट है या कोई सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, इसके चारों ओर सैटेलाइट को मूव कराया जाता है और वो सैटेलाइट क्या करेगा, इसकी पिक्चर्स ले लेकर पृथ्वी तक भेजता रहेगा और इसकी आप एटमॉस्फेयर के बारे में और दूर से इमेजेस से इसके बारे में कुछ पता लग सकेगा। तो सबसे शुरुआती मिशन होता है ऑर्बिटर मिशन। जब इसका पता लग जाता है तो अब क्या करेंगे, वहां पर लैंड करना पड़ेगा, उसके इंटरनल पार्ट को जानने के लिए, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए लैंड करना पड़ेगा। तो आता है लैंडर और रोवर मिशन। लैंडर और रोवर मिशन, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो चंद्रयान 1 गया था, चंद्रयान 1 हल्का था, लो वेट था, तो किससे गया होगा? PSLV से गया होगा। और कब गया? 2008 में गया। ये एक ऑर्बिटर मिशन था। फिर चंद्रयान 2 भारत का और हैवी चंद्रयान 2 भेजा गया। ये एक लैंडर और रोवर मिशन था। इसमें केवल सैटेलाइट जा रहा है जो घूमेगा, इसमें आपको लैंडर भी भेजना पड़ेगा और रोवर भी। तो ऑर्बिटर के साथ साथ अब लैंडर और रोवर दोनों जाएगा। ये GSLV MK3 से गया था, Mark 3 इसी का नाम रखा गया है। GSLV MK3 है, इसको LBM-3 भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम LBM-3 भी है। GSLV MK3 या LBM-3 इसी को कहते हैं बाहुबली या फैट वाई। ये भारत का सबसे एडवांस व्हीकल है। क्लियर है? तो इससे गया चंद्रयान 2 जो फेल हो गया। कब गया था? 2019 में, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग ना होके क्रैश लैंडिंग हो गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है बहुत कंट्रोल्ड वे में अपने सैटेलाइट को सरफेस पे उतारना। क्रैश लैंडिंग का मतलब तेजी से गया, सैटेलाइट टकराया और क्रैश हो गया, उसके बाद लैंड किया। क्रैश लैंडिंग में टूट फूट की संभावना ज्यादा होती है। क्रैश लैंडिंग वाले मिशन ज्यादा लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स उसमें ब्रेक हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तो चंद्रयान 2 2019 में गया, जो फेल हो गया हमारा, इसी से गया GSLV MK3 बाहुबली फैट हुआ है। और उसके बाद हमने भेजा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आपको पता है 2023 में गया, सफल हुआ। किससे गया? GSLV MK3 LBM-3 से गया, बाहुबली या फैट बॉय से गया। ये लैंडर रोवर मिशन था और इसमें यूज होने वाले लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और इसमें यूज होने वाला रोवर क्या था? उसका नाम प्रज्ञान था। प्रज्ञान रोवर का नाम है और लैंडर विक्रम का नाम है।
और भारत दुनिया का चौथा देश बन गया चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। इससे पहले किसने लैंडिंग कराई है? अमेरिका, चाइना और रसिया। कैसी लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश बन गया चंद्रमा पे। अगला, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पहला देश बन गया। साउथ पोल पर आज तक कोई देश जा नहीं पाया है। साउथ पोल पर एकमात्र देश गया है, लैंडर रोवर भेजा है जिसने, इंडिया, वो इंडिया है, तो पहला देश बन गया साउथ पोल पर जाने वाला। अगला, अगर मैं बात करूं इंडिया पहला देश बन गया साउथ पोल पे जाने वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं दुनिया के अदर, तो अमेरिका के अगर बात करूं, नासा की बात करूं, तो नासा के जो मून मिशन है, चंद्र मिशन है, उसका नाम है, आपने सुना होगा, अपोलो। जितने भी अपोलो की, जो अपोलो की सीरीज है, अपोलो मिशन नासा के हैं, चंद्रमा पे जाने वाले मिशन। और रसिया के, जो रूस के मिशन है, रॉसकॉस्मॉस के मून मिशन है, उनका नाम है लूना। और आपको पता होगा अभी लूना 25 हमारा जब लैंड किया, उससे जस्ट पहले लूना 25 रसिया का क्या हुआ? फेल हुआ। तो लूना सीरीज किसकी है? रसिया की है। और तीसरा देश है लैंडर रोवर भेजने वाला, चाइना। और इसकी जो सीरीज है उसका नाम है चांग-ई। 1 2 3 4 4 भेज चुका है चाइना। चांग-ई चाइनीज भाषा में, मैंडारिन जो भाषा है चाइना की, उसको चंद्रमा की देवी कहते हैं, चांग-ई। तो ये तीन, नासा जो यूएसए था वो पहला देश बना जिसने मून पर क्या भेजा है? ह्यूमन स्पेस मिशन भेजा है। आपने सुना होगा चंद्रमा पे पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेज चुका है ये। इसके अलावा किसी और ने नहीं भेजा है। लेकिन पहली बार मून पर ऑर्बिटर या लैंडर रोवर भेजने वाला बना कौन? रसिया ने पहली बार भेजा था, लेकिन इंसान पहला किसने भेजा? यूएसए ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऑर्बिट्स की बात करूं, तो ऑर्बिट्स में पहला होता है पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षाएं, जो लोअर ऑर्बिट्स होती हैं, इनको लोअर ऑर्बिट्स कहते हैं। निम्न कक्षाएं करते हैं, कम ऊंचाई पर उपस्थित होने वाली, कम ऊंचाई पर जो कक्षाएं हैं पृथ्वी की, कक्षाएं मतलब पृथ्वी के चारों ओर, जिसमें सैटेलाइट्स क्या करते हैं? रोटेट करते हैं उनको। तो पोलर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट्स होती हैं। और जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती हैं, भूस्थैतिक या भूतुल्यकालिक कक्षाएं जो होती हैं, ये हायर ऑर्बिट्स होती हैं, ऊंचाई पर स्थित कक्षाएं होती हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं जो पोलर ऑर्बिट्स हैं, तो पोलर ऑर्बिट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लोअर अर्थ ऑर्बिट जो सबसे निचली होती है, सबसे निचली कक्षा होती है, 300 से 400 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर होती है। उसके बाद मिडिल अर्थ ऑर्बिट होती है, बीच में जो होती है कक्षा। और फिर तीसरा हायर अर्थ ऑर्बिट, HEO। तो इनकी 300 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज होती है। मतलब ये वाली कहां तक हो सकती है? मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, मैक्सिमम। ये हो गई पोलर ऑर्बिट। अब GSO, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती हैं? तो जो जियो स्टेशनरी होती है, ये ज्यादा ऊंचाई पर ऑर्बिट होती हैं। जियो स्टेशनरी भूस्थैतिक कक्षा जो होती है, वो 35,000 किलोमीटर पर होती है, इतनी ऊंचाई होती है। जबकि जियो सिंक्रोनस जो होती हैं, जियो सिंक्रोनस भूतुल्यकालिक कक्षाएं जो होती हैं, वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती हैं। कहीं कहीं पे 36,500 भी होता है। ये जो जियो स्टेशनरी है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, इनमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है
कि जो एक्सिस के इस तरीके से जो होती हैं 90 डिग्री एंगल पे होती हैं उनको कहते हैं जियो स्टेशनरी, जबकि ये जो एक्सिस से एंगल बनाती हैं कक्षाएं इस तरीके से, इनको कहते हैं जियो। तो ये जो है जियो स्टेशनरी होंगी और ये जो है जो एंगल बनाती हुई कक्षाएं होती हैं ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होती हैं। क्लियर? तो ये दो टाइप की ऑर्बिट्स हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। मैंने पहले ही बताया भारत दुनिया का पहला देश बन गया सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला साउथ पोल पर। अगला, अगर मुझे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करनी है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आप समझते हो, जैसे आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर मंगाते हो, जो ट्रैक कर पाते हो उसका मतलब होता है नेविगेशन करना। आप ओला उबर करते हो तो आप उन्हें ट्रैक कर पाते हो, उसको कहते हैं नेविगेट करना। तो दुनिया में भारत छठा देश बन गया है जिसका खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हमने डेवलप किया है। अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, आपने सुना होगा। रसिया का, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन कौन से किस किस के हैं। रसिया के जो ग्लोबल जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम है ग्लोनास। यूरोपियन यूनियन का जो है उसको कहते हैं गैलीलियो। चाइना का है वैदेऊ, वैदेऊ या इसे कंपास भी कहते हैं, वैदेऊ या कंपास चाइना का है। जापान का है ZNSS जीनिथ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसने, हमने खुद का इसरो ने बना लिया IRNSS नाविक। नाविक प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया, इसका नाम है IRNSS। ये भारत छठा देश बन गया, इसरो छठा स्पेस एजेंसी बन गई जिसने खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना दिया। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, प्रधानमंत्री जी ने उसे नाविक नाम दिया क्योंकि हमारे जो मछुआरे हैं वो बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन कब बन गया, इसरो ने इसे बना कब दिया, तो 2016 में इसे बना दिया। तो आगे चल के जब ये पब्लिकली यूज में आ जाएगा तो हमें जीपीएस का यूज करने की जरूरत नहीं होगी, हम किसका यूज करेंगे, IRNSS नाविक। स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पे डिफेंस के फॉर्म में हम इसका यूज आज कर रहे हैं। तो दुनिया का हम छठे देश बन गए हैं जिसके पास क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। भारत के IRNSS या नाविक में कितने सैटेलाइट हैं, टोटल 7 हैं। कहीं कहीं पे 8 लिखा होता है, 8वां गया है जब एक उनमें 7 में से क्या हो गया, खराब हो गया, जिसमें 3 जो हैं 3 स्टेशनरी हैं और 4 सिंक्रोनस हैं। मतलब 3 इस तरीके से लगे हुए हैं और 4 टिल्टेड फॉर्म में है, मतलब एक एंगल पे लगे हुए हैं। तो 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इसमें लगे हैं। टोटल 8 नहीं है, 7 हैं। एक खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमने 8वां भेजा है। क्लियर है? अगला, भारत का पहला सोलर मिशन क्या नाम है, आदित्य L1 मिशन। अभी अभी आपने सुना होगा, अभी अभी भेजा गया कुछ टाइम पहले। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सोलर मिशन है। L1 क्या है, L1 का मतलब है लैग्रेंजेस पॉइंट। लैग्रेंजेस पॉइंट क्या होते हैं, लैग्रेंजेस पॉइंट में यहीं पे बता देता हूं। स्पेस में 5 लैग्रेंजेस पॉइंट हैं, स्पेस में 5 लैग्रेंजेस पॉइंट हैं। और भारत का पहला इस सोलर मिशन गया है किस पे, L1 पर गया है। किस पे गया है, L1 पे गया है। लैग्रेंजेस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर फोर्स जो होता है चंद्रमा के द्वारा, मून के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है और सन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी, उस चंद्रमा द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, आकर्षण बल, और मून और सन के द्वारा जो आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है, आकर्षण बल लगाया जा रहा है, दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रख दोगे तो वो स्टेशनरी बना रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब
फोर्स का इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है। ऐसे पॉइंट्स को लैग्रेंजेस पॉइंट कहते हैं और पूरे स्पेस में 5 लैग्रेंजेस पॉइंट डिफाइन किए गए हैं और भारत का पहला सोलर मिशन L1 पे गया है। क्लियर है? चलिए, अगर हम फ्यूचर स्पेस मिशंस की बात करें भारत के, तो भारत के फ्यूचर स्पेस मिशंस की बात करें जो इसरो भेजेगी, तो आप देख रहे हो पहला है 2024 में जाएगा गगनयान, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन, उसका नाम क्या दिया गया है? गगनयान। दूसरा 2024 में ही जाएगा निशार। निशार एक भारत और अमेरिका का कोलैबोरेशन मिशन है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन। 2025 में हम शुक्रयान भेजेंगे, शुक्र ग्रह पर, वीनस पे हम भेजेंगे क्या? स्पेस मिशन। 2025-26 में हम मंगलयान 2 भेजेंगे, हम मंगलयान 1 भेज चुके हैं। 2013 में मूवी भी बन चुकी है, आपको पता होगा, ऑर्बिटर मिशन था मंगलयान 2, और फिर भेजेंगे 2025-26 में, क्योंकि मार्स पे जाना है, रेड प्लेनेट जिसे कहते हैं मार्स, उस पे हमें जाना है, मंगल पे जाना है। और 2035 में प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है भारत अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप कर देगा। अंतरिक्ष स्टेशन का मतलब है लोअर अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर, मतलब पोलर ऑर्बिट में एक ऐसा लैब है, एक स्पेस लैब है, एक ऐसा घरनुमा संरचना है जहां पर स्पेस रिलेटेड रिसर्च चल रही है इस समय। अंतरिक्ष स्टेशन की बात करूं तो एक है ISS, आपने सबने सुना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ बनाया है अमेरिका की नासा ने, रसिया की रॉसकॉस्मोस ने, इटली की स्पेस एजेंसी ने, कनाडा की स्पेस एजेंसी ने, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और जापान स्पेस एजेंसी जाक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, JAXA। इनका ज्वाइंट कोलैबोरेशन है जो 2024-25 में इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। चाइना ने अपना खुद का बना लिया है तियांगोंग। तियांगोंग चाइना द्वारा खुद का डेवलप किया गया स्पेस स्टेशन है, आधा डेवलप हो चुका है, आधे पे काम चल रहा है उसका। हम खुद का डेवलप करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया इसरो खुद का 2035 में भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप किया जाएगा। तो हमारे जो ह्यूमन स्पेस एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे, वो कहां जाएंगे? ISS में जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब तेजी से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमने सारी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया। भारत का पहला सोलर मिशन जिसे L1 पर भेजा गया, कितने लैग्रेंजेस पॉइंट है मैंने अभी डिस्कस किया, 5 है, क्या है वो भी डिस्कस किया। इसमें से कौन से देश चंद्रमा पर अपना लैंडर रोवर भेज चुके हैं? मैंने पहले बताया भारत चौथा देश बन गया है, रसिया, अमेरिका, चाइना ये सब भेज चुके हैं। अगला, हाल ही में किसका विफल हुआ? लूना सीरीज आपको पता है रसिया की है, मैं पहले ही बता चुका हूं, अपोलो अमेरिका की है, चांगी चाइना की है। अमेरिका के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GPS, और मैं सबका नाम बता चुका हूं, GPS अमेरिका का है, ग्लोनास रसिया का है, बेदियू या कंपास चाइना का, IRNS हमारा है। IRNS में कितने उपग्रह लगाए गए हैं आपको पता है? 7 हैं। टोटल नंबर 8 नहीं है, 7 हैं। और मैंने ये भी बताया कि एक जो खराब हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए 8वां भेजा गया है। तो भारत का क्या है? रीजनल है, इसीलिए उसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जबकि अमेरिका का क्या है? GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग। भाई सिंपल सी बात है, ये पृथ्वी है, अब जितने सैटेलाइट लगा दोगे पूरी पृथ्वी उतनी कवर हो जाएगी। तो पृथ्वी, अमेरिका का 31 सैटेलाइट का सिस्टम है वो GPS, 31 सैटेलाइट्स लगे हैं, हमारा 7 है। आगे टाइम आते आते हम बढ़ाते जाएंगे और हम भी क्या हो जाएंगे? रीजनल से ग्लोबल हो जाएंगे। हम भी दुनिया भर की क्या करेंगे? निगरानी कर सकेंगे बहुत आसानी से। चंद्रयान 1 आपको पता है कब गया था? 2008 में गया था। कौन से रॉकेट से गया था? PSLV से। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 GSLV MK3, बाहुबली फैट हुआ है जिसको कहते हैं। इस अंतरिक्ष रॉकेट को आपको पता है GSLV MK3, LBM-3 भी कहते हैं। भारत का पहला मंगल मिशन आपको पता है 2013 में, दूसरा 2025-26 में जा सकता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन था। क्रायोजेनिक इंजन से लैस अभी मैंने बताया GSLV MK3 मार्क 3 है, बाहुबली या फैट हुआ है, LBM-3 भी कहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर का क्या नाम है? विक्रम नाम है, और रोवर का नाम प्रज्ञान है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आपको पता है, मैंने बता दिया, विक्रम साराभाई जी है।
अच्छा एक चीज और लिख लेना, भारत का इस समय जो स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहां पर है? इसरो का जो स्पेस स्टेशन है वो कहां पर है? श्री हरिकोटा आइलैंड में है। आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड है, और इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या नाम है भैया इसका? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन भारत के फेमस साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट, उनके नाम पर है। दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन विकसित कर लिया है, तियांगोंग, मैंने अभी बताया कौन है? चाइना। हम भी 2035 तक कर लेंगे। भारत की तीसरी पीढ़ी के रॉकेट PSLV में कितने चरण? मैंने बताया था 4। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। लिक्विड के लिए विकास इंजन का यूज किया जाता है। आंसर क्या हो गया? 4। भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, टल्स कहते हैं इसको। कहां पर है ये? केरला में है, तिरुवनंतपुरम में। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहीं पे है ये। और इस टल्स में ये इसी स्टेशन का नाम है विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, इसका नाम है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक के नाम पर विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन टल्स, भारत का पहला था ये। अभी लेटेस्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आइलैंड है। इसरो के द्वारा भारत का पहला उपग्रह, पहला भारत इसरो के द्वारा बनाया गया आर्यभट्ट नाम का था। आर्यभट्ट का नाम जानते हो आप, भारत के फेमस मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो की खोज की थी। तो ये हमारा पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पूरा टॉपिक हो गया। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस कर ली। फ्यूचर्स के मिशंस, अभी तक भेजे मिशंस, क्या रॉकेट्स क्या होते हैं, कैसे रॉकेट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या स्पेस जो है स्पेस स्टेशंस क्या होते हैं, नेविगेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया और उससे रिलेटेड चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सारे लेक्चर्स में मैं जीएस के जो ये जो सीरीज चल रही है हमारी, इसमें आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, हमारे चैनल को खूब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, जिससे हमें भी मोटिवेशन रहेगा। हम लगातार आपके लिए नए से नए वीडियो लाते रहेंगे, इसमें जीएस और करंट अफेयर्स के सेगमेंट्स को पूरा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।